हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक में। तो दोस्तों, आज मैं आपको साइंस के चैप्टर फोर्स को डिस्कस करूंगा और मैं आप लोगों को फोर्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, आप लोग सब टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF शेयर करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ोर्स का क्या मतलब होता है। फ़ोर्स का मतलब होता है पुलिंग या पुशिंग के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, मोशन, डायरेक्शन, ये सब चीज़ों में चेंजेस लाने को या चेंजेस लाने के लिए जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तो उसको हम लोगों को मोशन में लाना है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फोर्स। ठीक है, इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको हम लोगों को अगर रेस्ट में लाना है तो उसके लिए हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो जो फोर्स है वो मैक्सिमम 5 चीज़ों को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। वो चीज़ें हैं रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसको रेस्ट में लाने के लिए, फिर अगर कोई रेस्ट में तो उसको मोशन में लाने के लिए, फिर डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है फोर्स के द्वारा, फिर स्पीड भी चेंज किया जा सकता है। अगर कोई स्लो स्पीड में है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसको हम लोग स्पीड बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए भी फोर्स का यूज़ करते हैं। और शेप एंड साइज, ठीक है, शेप एंड साइज के लिए भी हम लोग फोर्स का यूज़ करते हैं। तो मेनली इन फैक्टर्स के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटी होते हैं तो उसमें जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज़ भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस है, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब फोर्स के यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जो फोर्स है उसका SI यूनिट न्यूटन होता है और जो CGS यूनिट है वो डाइन होता है। ठीक है, DYNE डाइन। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होता है न्यूटन और डाइन के बीच में, तो वो देखते हैं हम लोग। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ठीक है, ये रिलेशन होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। और दोस्तों जो फोर्स है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो MLT-2 होता है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि जो डायमेंशनल फार्मूला है फोर्स का वो MLT-2 है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो डायमेंशनल फार्मूला है वो निकाला कैसे जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ फोर्स का ही नहीं, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब का भी डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो फोर्स है इसका फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आइए अब इसको देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो मास के लिए हम लोग को मास को ऐसे ही छोड़ देना है और जो एक्सेलरेशन क्या होता है, V - U/T, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो जो दोस्तों जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ T। तो दोस्तों फिर M को ऐसे ही लिख देंगे और जो सेकेंड है दोस्तों और जो M है इसके लिए हम लोग को इसको चेंज करना होगा। M के लिए हम लोग L का यूज़ करते हैं, यानी कि जो मीटर है इसके लिए हम लोग L का यूज़ करते हैं। और जो S यानी कि टाइम का जो सेकेंड है उसके लिए हम लोग T का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, M का L हो जाएगा यहाँ पे और S का क्या हो जाएगा, T। और नीचे में एक क्या है दोस्तों, T। तो ये वाला जो S है दोस्तों ये डिवाइड में है, क्योंकि देखिए ऐसे है। तो दोस्तों इसके द्वारा आप लोग किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं कि जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, M का मैंने आपको बताया था कि L लिखेंगे, तो यहाँ L लिखेंगे। उसके बाद S के लिए हम लोग T लिखेंगे, तो T। और जो दोस्तों जब M नहीं रहेगा, मतलब कि ये जो मास वाला है ये वाली क्वांटिटी नहीं रहेगी, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, M0। तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला M0LT। ये हम लोग का वेलोसिटी का
डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनर्शिया के बारे में, ठीक है। इनर्शिया भी फोर्स के अंडर ही आता है। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में बने रहेगी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में बनी रहेगी जब तक कि उस पर हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी बॉल है वो अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उस पर अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी वो रुकेगी, नहीं तो वो मूव करते। तो इस प्रोसेस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और ये जो थ्योरी है ये गैलीलियो के द्वारा दी गई थी, ठीक है, गैलीलियो के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि जड़त्व का नियम यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके द्वारा दी गई थी, तो वो इनर्शिया गैलीलियो के द्वारा दी गई थी, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल बोल सकते हैं कि हम लोग जो गाड़ी या ट्रेन में जो भी हम लोग जाते हैं, तो जब गाड़ी में ब्रेक लगती है अचानक, तो हम लोग का बॉडी क्या होता है, जो गाड़ी की डायरेक्शन है, जो भी ट्रेन की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम लोग का बॉडी मोशन में रहता है। लेकिन जब अचानक से गाड़ी रुकती है तो हम लोग का बॉडी का जो टेंडेंसी है वो मोशन में रहने की वजह से ही अचानक हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो दोस्तों अब देखते हैं जो फोर्स है वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स इसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसे कोई पर्सन अपने हाथों से खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है टेबल के ऊपर, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, अपने स्टेट पे ही बना हुआ है, तो उसे हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। बैलेंस्ड फोर्स मतलब कि जो इसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट के द्वारा भी उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है। एक्चुअली ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स का है ना, ये जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू इसके ऊपर है। तो जो ये फोर्स लगा रहा है आदमी और ये ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है, तो दोनों के बीच में जब ये मूव नहीं करेगा तो वो बैलेंस फोर्स लगेगा, ठीक। और अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मूव करके इसके ओर आने लगेगा तो उसको हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। बैलेंस मतलब कि ये दोनों के फोर्स इक्वल है और अनबैलेंस के मतलब कि किसी एक के फोर्स ज़्यादा है, वो इसका यानी कि इसके तरफ खींचा चला आएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, ठीक है। एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था दोस्तों कि मैं सभी टॉपिक के थोड़े थोड़े चीज़ों को रिवाइज करता चलूँगा। तो अब मैं बात करता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर कोई भी सरफेस के ऊपर जब स्लाइड करती है या फिर आगे की तरफ मूव करती है, तो इन दोनों के सरफेस के बीच में एक फोर्स काम करता है, उसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है इसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन या फिर म्यू आर। तो जो म्यू होता है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, यानी कि जो ये वाली सरफेस है और ये वाली सरफेस, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही म्यू है। और जो एन है वो नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, जो कि इस सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है। तो वो फोर्स क्या होता है दोस्तों, mg होता है, ठीक है, यानी कि मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम लोग वेट भी कहते हैं। वेट यानी कि mg। तो इस तरह से हम लोग फ्रिक्शनल फार्मूला याद कर लिए फ्रिक्शनल फोर्स का, म्यू एन, ठीक है। और दोस्तों जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा होता है रोलिंग और तीसरा होता है स्लाइडिंग, ठीक है। स्टैटिक मतलब जैसा मैंने ये एग्जांपल दिया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग खींचेंगे या फिर ये मूव करेगा इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स में जब भी कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव करेगा तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और जब स्लाइड करेगा यानी कि कोई भी अगर इंक्लाइंड है उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर स्लाइड करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। इसमें क्या होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बाइक बोल सकते हैं, वो अगर कोई भी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जो सर्कल का सेंटर है वो उस बाइक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसके थ्रू वो सेंटर से बंधा रहता है, ठीक है। जो सेंटर के तरफ जो फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है
फोर्स इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाई आर, ठीक है, यानी कि mv स्क्वायर बाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों अब एक और देखते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इससे रिलेटेड एक और फोर्स होता है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स में हो रहा था कि जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फोर्स है वो सेंटर के टुवर्ड्स, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि एक फोर्स इस तरह भी डायरेक्शन में फ्लो मूव करते रहता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई रस्सी के थ्रू, कोई अगर पत्थर को बांध के, एग्जांपल के तौर पे कोई रस्सी के थ्रू अगर हम लोग कोई भी पत्थर को बांध के अगर घुमाते हैं तो जैसे हम लोग जब रस्सी को छोड़ते हैं तो वो एक डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। टॉर्क के बारे में भी देख लेते हैं। तो टॉर्क क्या होता है कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट हर एक पॉइंट में अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई सर्कुलर पाथ है और इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हर एक पॉइंट में अपना डायरेक्शन चेंज कर जा रहा है, तभी वो घूम पा रहा है, नहीं तो वो तो आगे निकल जाएगा। तो जो हर एक पॉइंट पे जो फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा है, तो इसी फोर्स को या एफर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। टॉर्क इज ट्विस्टिंग फोर्स भी बोल सकते हैं या टर्निंग फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि टर्निंग मतलब कि यहाँ से हम लोग टर्न कर जा रहे हैं तो इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो टॉर्क में क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एफ क्या है, आप लोगों का जो फोर्स लग रहा है वो है, और जो आर है वो इस सेंटर से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो है। तो दोस्तों जो साइन थीटा है वो क्या होता है, देखिए जैसे कि कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो सेंटर मैंने बताया कि आर है रेडियस, तो उसके बाद जो सर्कुलर पाथ में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो हर एक पॉइंट में, ठीक है, जैसे कि ये सेंटर से एक इसका और रेडियस बना देते हैं, तो ये हर एक पॉइंट में जो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो जिस पॉइंट से ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो सेंटर के द्वारा एक एंगल बनाएगा, तो ये जो एंगल है यही होता है थीटा, ठीक है। यानी कि ये जो मूव कर रहा है यहाँ से सर्कुलर से सर्कल पाथ में, ठीक है, तो यहाँ से एक क्या कर रहा है, एक डायरेक्शन में फिर जा रहा है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट में जहाँ से वो सर्कुलर पाथ में रोटेट किया उसके बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक है, सेंटर से, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। तो यही जो है ये साइन थीटा, ठीक है, यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ आर साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इम्पल्स के बारे में बात करते हैं। इम्पल्स जो है वो भी फोर्स से रिलेटेड एक टर्म है। इसमें क्या होता है कि यदि हम लोग किसी यूनिट टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हैं और उसके बाद वो फोर्स को अप्लाई करने से हटा देते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो फोर्स जनरेट होता है उसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, यानी कि अगर इसका ऐसा यूनिट देखें तो एफ, यानी कि एफ का क्या होता है, एन न्यूटन, और टी का क्या होता है, एस, यानी कि इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा एन इंटू एस, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका जो टोटल मास है वो एक सेंटर पे काम करता है, इसे हम लोग सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर भी आप एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो ड्रम है वो 4 डिफरेंट पोजीशन पे रखी हुई है, ठीक है, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल है। आप लोग इटली के पीसा के बारे में भी सुने होंगे, जो झुकी हुई मीनार है उसमें भी यही फार्मूला अप्लाई किया गया है कि वो थोड़ी सी झुकी हुई, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, यानी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल है, इस वजह से वो गिरती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ड्रम के थ्रू भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक लॉ है जो कि आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एनी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है m1 और m2 और इसके बीच में अगर कोई डिस्टेंस r है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना r का डिस्टेंस है
तो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लॉ है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अब दोस्तों इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो हम लोग इसके जगह पे जी का यूज़ करते हैं, कैपिटल जी, ठीक है। यानी कि F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, ठीक है। तो दोस्तों जो जी है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसका हम लोग एक वैल्यू लेते हैं, तो वो वैल्यू है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये जो है वो जी का वैल्यू है। तो दोस्तों ये जो जी का वैल्यू का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स से ही रिलेटेड है। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मल फोर्स में F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो जब ग्रेविटेशनल फोर्स में यूज़ किया जाएगा तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। तो जिस तरह दोस्तों हम लोग एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, उसी तरह हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। जो कि यूनिट इसका भी होता है, एक्सेलरेशन का वही यूनिट इसका भी होता है, ठीक है। और दोस्तों जो जी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जो जी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो 9.8 है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह मून का भी एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है 1/6 स्मॉल जी होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अर्थ पे वेट क्या होता है mg, और यही जो mg है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 600 न्यूटन है, ठीक है, 600 न्यूटन, वेट का भी जो यूनिट है दोस्तों वो भी न्यूटन होता है। तो जो उसी को अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग मून पर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ 600, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा 100। यानी कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को जो 600 न्यूटन का है उसको अगर हम लोग मून पे ले जाएंगे तो वो 100 न्यूटन यानी कि 1/6 ऑफ अर्थ वेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने एक एक करके आपको फोर्स से रिलेटेड सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही वॉशिंग मशीन द्वारा अप्लाई किया जाता है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन को। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इनर्शिया के दौरान जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग इन ए व्हील्स इज। तो हम लोग जो व्हील्स में बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं तो इसका किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सेकंड है टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हो जाने से दोस्तों जो फ्रिक्शन है वो कम लगने लगता है, इसीलिए हम लोग बॉल बियरिंग का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉल बियरिंग, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप्स सडनली द पैसेंजर टेंड टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इनर्शिया पढ़ाने टाइम भी बोला था कि जब भी हम लोग कोई कार या कोई भी ट्रेन में मोशन में रहते हैं और वो अचानक से ब्रेक मारता है या रुक जाता है तो हम लोग को इनर्शिया के कारण ही हम लोग बैकवर्ड या फॉरवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि हम लोग मोशन में हैं और अचानक से रुकते हैं तो उस वजह से हम लोग का जो बॉडी का टेंडेंसी है वो मोशन में है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है वी स्लीप ऑन ए मडी रोड ड्यू टू। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है लैक ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कमी होने में हम लोग जो रोड पे चलते हैं दोस्तों तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का फोर्स जो पैर है और जो सरफेस है रोड का उसके बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, लेकिन जब मड आ जाता है तो वही फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम हो जाता है। इस वजह से हम लोग जो लैक ऑफ फ्रिक्शन है उस वजह से हम लोग गिर जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल होता है। तो जो बल होता है दोस्तों वो
मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। जो पृथ्वी हम लोग के ऊपर जो फोर्स लगाती है, यानी कि जो हम लोग का वेट है, वही जो फोर्स है वो अर्थ के द्वारा हम लोग के ऊपर लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वस्तु के भार के बराबर। भार यानी कि वेट, ठीक है। जो हम लोग का वेट है वही जो है अर्थ के द्वारा हम पे फोर्स लगाया जाता है, तो उसी को वेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है द क्वांटिटी वेट इज़ मेजर्ड बाय। तो दोस्तों हम लोग वेट को किस तरह मेजर करते हैं यही पूछ रहा है। तो हम लोग जो स्प्रिंग बैलेंस है, या जिसे हम हिंदी में कमानीदार तुला कहते हैं, उसके द्वारा हम लोग स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है, ठीक है। इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और जो डेटा है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ एक हुक के द्वारा हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को लटका देने से ये हम लोगों का जो भी वेट है वहाँ कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आंसर हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है, यानी कि 27 kg वेट जो है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को अभी बताया कि जो वेट है वो क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग 1 kg वेट लेंगे, यहाँ तो 27 kg दिया है, अगर 1 kg लेंगे और 9.8 इसका होता है तो क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन 1 kg के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 27 kg, तो 27 kg के लिए हम लोग 27 से 9.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 264.6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोग को जो वेट है वो क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होता है, और यहाँ पे वेट वही भार पूछ रहा है। तो अगर हम लोग 1 kg को अगर लेंगे तो वो 9.8 न्यूटन आता है। तो यहाँ 27 kg बोल रहा था, तो हम लोग 27 से मल्टीप्लाई करके 264.6 न्यूटन आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है 0.75 द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी रस्सी से लटका हुआ है, तो डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगाया जा रहा है। तो दोस्तों बोल रहा है कि 0.75 kg का एक पिंड है वो छत से रस्सी के थ्रू लटका हुआ है, ठीक है। तो ये कितना फोर्स लगा रहा है इस रस्सी के ऊपर। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर टंगा हुआ है कहीं पे, तो उसको क्या कर रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं, जो हम लोग को वेट निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। वेट क्या होता है कि कोई भी वस्तु है उसका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका भी जो हम लोग मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होगा 0.75 इंटू 9.8, ठीक है। क्योंकि जो जी है वो 9.8 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.35 न्यूटन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन 2, ठीक है। तो ये हम लोग को दोस्तों मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि वेट निकालना था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है चंद्रमा की सतह से यदि एक चट्टान का टुकड़ा लाया जाए तो इसमें बोल रहा है कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला था दोस्तों कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मून का वो 1/6 है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ कहाँ होता है, वेट के टाइम में, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसमें बोल रहा है कि क्या होगा, द्रव्यमान। तो दोस्तों द्रव्यमान यानी कि जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसको या तो आप मून पे ले जाइए या वापस अर्थ पे लाइए, मास कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नियत रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वेट है, तो ये जो वेट है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण चेंज हो जाएगा, क्योंकि मून का 1/6 होता है और जो अर्थ है उसका तो जी होता है, ठीक है। यानी कि मून का 1/6 जी होता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नियत रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है किसी वस्तु पर जब दो बल विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा पर कार्य कर रहे हैं तो उनके कोण कितना होगा, यानी कि एंगल। जैसे दोस्तों ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, तो बोल रहा है कि दोनों के मध्य में बीच में एंगल कितना होगा। तो देखिए दोस्तों ये प्लेन है और इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो 180 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 180 डिग्री। अगर बोलता कि जो ऑब्जेक्ट है उसके पैरेलल, यानी कि इस तरफ से भी एक फोर्स लग रहा है और इस तरफ से भी एक ही लाइन में, तो इसके बीच हम लोग को क्या लगता है 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से खींच रहा है तो 180 डिग्री का एंगल लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है गुरुत्व त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए सत्य कथन, यानी कि इसमें से कौन सा राइट है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान 0 होता है। तो दोस्तों ये राइट है, ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है उसके सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 0 होता है, ठीक है।
अब दूसरा देखते हैं, पृथ्वी के ध्रुवों पर यानी कि पोल पर, ध्रुव मतलब पोल पर, पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण अधिकतम होता है, यानी कि जो पोल है दोस्तों वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये भी राइट है। और गुरुत्व त्वरण का 9.8 होता है, तो ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो सेंटर है वहाँ पे 0 होता है और जो पोल है वहाँ पे मैक्सिमम होता है, स्मॉल जी का वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप लोगों को फोर्स की वो सभी टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। और इसके बाद भी आप लोग घर में फोर्स चैप्टर को ज़रूर से पढ़िएगा। ठीक है, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और आप लोग सब टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को PDF शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।